जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग 7500 एमसीक्यूज़ को देख रहे थे। किसका है? तो ये मनीष रंजन सर के द्वारा निकाला गया बुक था 7500 एमसीक्यू। ये बिहार स्पेशल से रिलेटेड है। इसका एक पार्ट मैंने करा दिया है, ये आपका दूसरा पार्ट है। और इस बुक में बहुत सारे कंटेंट दिए गए हैं, पर हम उसे ही देखेंगे जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे बौद्ध आता है, आपका जैन आता है, मगध आता है। तो इस तरह के चैप्टर को देखेंगे। अगर पूरा बुक को अगर देखने जाएंगे तो इसमें काफ़ी चैप्टर और बहुत सारे पेजेस है, तो सारे इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप सभी को पता है। हर एक बुक का यही होता है कि मोटे मोटे बुक होते हैं, पर उसमें कंटेंट जो है जो बहुत कम आते हैं, बस उसी को पढ़ना होता है। नहीं तो अगर आप बुक को पढ़ने जाएंगे तो आप कभी रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इस कारण से हम लोग उन्हीं चैप्टर को करेंगे जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। एक आध क्वेश्चन के लिए हम लोग जो है आपको 20-20 पेज जो है कंटेंट अपलोड नहीं करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, समय की बर्बादी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। आपका पार्ट 2 है आपका, और यह है आपका प्राचीन काल से। इसमें आपको प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में कुछ पता चलेगा, साथ ही साथ आज आपको बौद्ध के बारे में भी पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, आदि मानव के निवास के साक्ष्य बिहार के कुछ स्थानों से लगभग कितने वर्ष पूर्व मिले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 लाख वर्ष पूर्व आपको मिल चुके थे। दूसरा है, बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण कालीन युगीन अवशेष उत्खनन से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पटना, नालंदा और मुंगेर। इसमें क्या होता है ना कि ये आपको बिहार से रिलेटेड है, और ये बिहार एग्जाम है जिसमें पूछेंगे ही पूछेगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, प्राक ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक चरण डैश युग कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पाषाण युग कहलाता है। 4 है, कब मानव ने पत्थर के उपकरणों के आधार पर अपनी संस्कृति का निर्माण किया था? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पाषाण काल। 5 है, बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वाल्मीकि नगर, जेठियन घाटी और राजपोखर। आगे है, निम्न में से कौन सा जोड़ा आपको गलत है, आपको ये बताना है। तो 6, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पटना जेठियन घाटी आपका गलत है। 7 है, जेठियन घाटी पूरा पाषाणकालीन स्थल वर्तमान के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नालंदा में। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं। निम्न में से कौन सा पूरा पाषाण युगीन स्थल भागलपुर में स्थित है? तो 8, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भालीजोर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन से पूरा पाषाणकालीन उपकरण बिहार के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अस्क, स्क्रेपर और फलक। आगे चलते हैं। 10, पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का प्रमुख स्रोत क्या था? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कलमुंद एकत्रित करना, शिकार करना और मछली पकड़ना। 11, बिहार के किस स्थान से प्रागैतिहासिक मानव के 2 चट्टानी आवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गया से। आगे है, शेर घाटी प्रागैतिहासिक स्थान बिहार के किस किले में स्थित है? किस जिले में स्थित है आपको बताना है, शेर घाटी। तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कहाँ पे है ये, गया में। आगे है, मनुष्य द्वारा कृषि कार्य कब प्रारंभ किया गया? तो 13, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, निम्न में से कौन बिहार का नवपाषाण कालीन स्थल है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कुतुबपुर, सेनुआर और मनेर। आगे चलते हैं। 15, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, गलत इसमें क्या है? इसका आंसर है मुंगेर, केयर, ये आपका गलत दिया गया है। 16 है, नवपाषाण कालीन स्थल चिरांद किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गंगा नदी के तट पर। 17, चिरांद का उत्खनन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा आपका 1962 में। आगे है, तारा डी नवपाषाण कालीन स्थल गया जिले में किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि फल्गु नदी। 19, निम्न में से कौन नवपाषाण कालीन स्थल कुर्दा नदी के तट पर स्थित है? कौन सा नदी है? तो कुर्दा नदी के तट पर। आंसर हो जाएगा सोनुआर। आगे है, मानव ने पहली बार धातु के रूप में डैश का प्रयोग प्रारंभ किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तांबा का। बिहार में ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा आपका अड़ियप, सोनवार और मनेर से। 22 है, 1050 ईस्वी में आसपास गंगा घाटी में अतरंजी खेरा यानी कि उत्तर प्रदेश से किस धातु का मिलने का प्रमाण मिलता है? 22, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि लोहा। आगे है, लौह युग डैश युग का काल कहलाता है? तो 23, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि उत्तर वैदिक, लेटर वैदिक। आगे है क्वेश्चन नंबर 24, लौह युग का दूसरा चरण जो डैश काल कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उत्तरी काले मृद भांड। आगे है, बिहार में पहली बार नगरीकरण का साक्ष्य कब मिलता है? 25, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लौह युग।
आगे है हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? 26। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 2300 से लेकर 1750 ईस्वी तक। आगे ऋग्वेद का काल कब से कब तक माना जाता है? 27। इसका आंसर हो जाएगा 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक। 28। आर्य संस्कृति का गंगा घाटी में विस्तार कब से तय हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 28। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1000 से लेकर 600 ईस्वी तक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, शतपथ ब्राह्मण के गंडक के मैदानी क्षेत्र विदेह में आर्यों के बसने का उल्लेख कब मिलता है? 29। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 800 ईसा पूर्व में। आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक का कालक्रम कब माना जाता है? 30। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1000 से लेकर 600 ईस्वी तक। आगे चलते हैं क्वेश्चन 31 की ओर। 31 है, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है? 31। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि शतपथ ब्राह्मण। आगे है, निम्न में से किसके रचयिता याज्ञवल्क्य के हैं? 32। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि शतपथ ब्राह्मण। आगे है, निम्न में से किस ऐतिहासिक स्रोत के अनुसार आर्यों ने सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया? 33। इसका आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। 34। आर्यों द्वारा किस नदी के तट पर बड़े यज्ञ एवं कर्मकांडों का आयोजन किया जाता है? 34। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि सरस्वती। आगे देखते हैं, निम्न में से किसकी कहानी शतपथ ब्राह्मण से मिलती है? 35। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि केशव, माधव विदे और गौतम राहुगन। आगे है 36। निम्न में से किसके द्वारा आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार तक किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि माधव विदे। आगे है, निम्न में से किस नदी को सदा नीरा कहा जाता है? 37। इसका आंसर हो जाएगा आपका गंडक। 38 है, आर्यों के मिथिला विदेह क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण डैश से मिलता है? 38। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि शतपथ ब्राह्मण। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 39 है, निम्न में से कहाँ के राजा दार्शनिक एवं विद्वान थे जिन्होंने उपनिषदों की रचना करवाई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि विदेह। चलिए अब यहाँ से आपका दूसरा चीज चालू होता है, दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है। इसका नाम है प्राचीन बिहार में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। और सबसे पहले आपका है बौद्ध धर्म। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें क्वेश्चनों की संख्या लगभग 200 है। ठीक है, लगभग इसमें क्वेश्चन की संख्या 200 है। तो आप ध्यान से इसे देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को उसको ध्यान से आप देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपका, छठी सदी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? आंसर हो जाएगा ए यानी कि मगध। दूसरा, निम्न में से किस वेद में वर्ण व्यवस्था की चर्चा मिलती है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। तीसरा, धार्मिक आंदोलन का कौन सा कारण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि राजनीतिक विकेंद्रीकरण। चौथा है, डैश सदी के पूर्व तक छुआछात जैसी कुरीतियां कठोर रूप ग्रहण कर चुकी थी। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 6ठी शताब्दी। पांचवा है, डैश काल के बड़े बड़े यज्ञों के में पशु बलि दी जाती थी। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि उत्तर वैदिक। आगे चलते हैं, उत्तर वैदिक काल में कितने संप्रदाय का उदय हुआ था? आंसर हो जाएगा सी यानी कि 62 संप्रदाय का। निम्न में से किस संप्रदाय की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि बिहार रही है? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि बौद्ध और जैन दोनों का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? 8। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 29 साल। आगे है, बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? 9 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि गौतम बुद्ध को। 10वां है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि लुम्बिनी में। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध कपिलावस्तु के शाक्य कुल के डैश राजा शत्रुघ्न के पुत्र थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का सी यानी कि क्षत्रिय। आगे चलते हैं, महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? 12 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि महामाया देवी। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी? 13। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि प्रजापति गौतमी इसकी मौसी थी। आगे है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? 14। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि सिद्धार्थ नाम था। आगे है, चीनी साहित्य के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 15। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 563 ईसा पूर्व। आगे है, महात्मा बुद्ध किस गोत्र से संबंधित थे? 16 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि गौतम। आगे चलते, 16 का आंसर है बी। ठीक है, आगे है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 483 ईसा पूर्व में। आगे है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 80 वर्ष की उम्र में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, गौतम बुद्ध के जन्म के समय डैश नामक भविष्यकर्ता ने राजा शत्रुघ्न से कहा कि यह बालक सन्यासी बनेगा। 19। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि कालदेवल।
क्या है, कालदेवल ने। आगे कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था? 20। इसका आंसर हो जाएगा आपका 16 वर्ष की उम्र में। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? 21 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि यशोधरा। 22 गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? 22 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि राहुल नाम था। आगे है बुद्ध ने भ्रमण के क्रम में निम्न में से क्या नहीं देखा था? 23। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महिला को नहीं देखा था। आगे है बौद्ध साहित्य डैश के अनुसार गौतम बुद्ध को चारों चिन्ह एक ही यात्रा में दिखाए हुए। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि दीर्घ निकाय में। आगे है गौतम बुद्ध के गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है? 25 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि महावृषक्रमण। आगे है गौतम बुद्ध के अश्व का क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा 26 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि कंथक। क्या नाम था घोड़े का? इनका कंथक। गौतम बुद्ध का जन्म मृत्यु ज्ञान प्राप्ति डैश पूर्णिमा को हुई थी? 27। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि वैशाख पूर्णिमा। आगे चलते हैं क्वेश्चन 28 की ओर। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था? 28 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि आषाढ़ पूर्णिमा को। 29 बुद्ध ने अभिनव अनुवीन नामक स्थान पर किस नदी के किनारे प्रवज्जा यानी कि संन्यास धारण किया था? 29 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि अनोमा। अनोमा। आगे है निम्न में से किसके प्रथम गुरु अलारा कलाम थे? तो इनका आंसर हो जाएगा आपका महात्मा बुद्ध के। 30 का आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं 31 की ओर। गौतम बुद्ध अलारा कलाम से कहाँ मिले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का सी यानी कि वैशाली में मिले थे। आगे है गुरु अलार कलाम किस दर्शन के विद्वान थे? तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि सांख्य। आगे है गौतम बुद्ध अपने गुरु रुद्रक रामपुत्र से कहाँ मिले थे? 33। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि वैशाली में। आगे है निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के गुरु नहीं थे? 34। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि आपका ए और बी यानी कि याज्ञवल्क्य और आपका बी हो जाएगा यानी कि नागा अर्जुन। आगे है कहाँ के वन में गौतम बुद्ध ने कठिन तपस्या प्रारंभ की थी? 35। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि उरुवेला में। कहाँ पे? उरुवेला में। आगे चलते हैं। अपने कितने साथियों के साथ बुद्ध ने तपस्या प्रारंभ की थी? यहाँ पे देखना है 36। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि टोटल 5 व्यक्ति थे। आगे है निम्न में से किसने बौद्ध के साथ वन में तपस्या की थी? तो 37 का आंसर देखते हैं। यहाँ पे है 37। 37 का आंसर हो जाएगा आपके लिए ए यानी कि कैंडेलियन। आगे है 38। निम्न में से किसने महात्मा बुद्ध के साथ उरुवेला वन में तपस्या की थी? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि आपका अज, असिग और वपा तीनों थे। आगे पुनः गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पर तपस्या प्रारंभ की? 39। इसका आंसर हो जाएगा निरंजना नदी। आगे कितनी वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? 40। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 35 वर्ष की उम्र में। तपस्या के डैशवें दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? 41 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि 49वां। किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने तपस्या प्रारंभ की थी? 42। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि पीपल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? 43 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि गया में। किसने गौतम बुद्ध को खीर खिलाई थी? 44। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि सुजाता ने। आगे महात्मा बुद्ध कब बोधिसत्व कहलाए? 45। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद। ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? 46 आंसर हो जाएगा सी यानी कि निर्वाण। ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? 1 मिनट 46। इसका आंसर है सी निर्वाण। आगे है 47। बौद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ अपना शिष्य बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि बोधगया में। आगे चलते हैं। निम्न में से किसने गौतम बुद्ध ने बोधगया में अपना शिष्य बनाया था? किसको अपना बनाया था शिष्य? 48 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि बी और सी है यानी कि आपका कलिका है और तपासु है। आगे चलते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम कहाँ गए? 49। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि सारनाथ गए। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? 50। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि सारनाथ में। 51। बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका धर्म चक्र परिवर्तन। आगे है बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा बी आपका सारनाथ में। 53। प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध सारनाथ से कहाँ गए थे? 53 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि वो गए थे आपका वाराणसी में। वाराणसी में महात्मा बुद्ध किसके घर रुके थे? 54 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि श्रेष्ठी पुत्र के घर पे। आगे है किस शासक ने गौतम बुद्ध को वेणुवन विहार में दान दिया? वेणुवन विहार दान में दे दिया था। 55 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि बिंबिसार ने। 56 है निम्न में से कौन गौतम बुद्ध का शिष्य नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि जम्बूत। आगे है सारिपुत्र एवं उपाली गौतम बुद्ध के शिष्य कहाँ बने थे?
57, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि राजगिरी में। कहाँ पे? ए यानी कि राजगिरी में। ठीक है, आगे चलते हैं। 58, गौतम बुद्ध संघ में शामिल होने वाले प्रथम स्त्री कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा 58 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि प्रजापति गौतमी। आगे है किसके कहने पर गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल किया था? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि आनंद के कहने पर। आगे है 60, स्त्रियों के बौद्ध संघ में शामिल होने पर किसने कहा था कि जो बौद्ध धर्म 1000 वर्षों तक चलता वो अब 500 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि किसने? गौतम बुद्ध ने। आगे है निम्न में से कौन गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था? 61, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि देवदत्त। आगे है देवदत्त कहाँ वो गौतम बुद्ध का शिष्य बना था? 62, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति के कितने वर्ष बाद गौतम बुद्ध वैशाली पहुंचे? 63 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि टोटल 8 वर्ष बाद। कहाँ के शासक ने गौतम बुद्ध को कृत प्रशाला नामक विहार दान में दिया था? 64, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि लिच्छवी। कहाँ की नगर वधु गौतम बुद्ध की शिष्या बनी? 65 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी यानी कि वैशाली की। आगे देखते हैं वैशाली की नगर वधु का क्या नाम था? 66, इसका आंसर हो जाएगा आपका आम्रपाली। डैश के शासक की पत्नी बुद्ध की शिष्य बनी थी? 67 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि मगध। मगध के शासक बिंबिसार की पत्नी का क्या नाम था? 68, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि क्षेमा। आगे है ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध कहाँ गए? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि कौशल गए। 70 निम्न में से कहाँ कौशल की राजधानी थी? 70 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि श्रावस्ती। क्या है उंगली माल नामक डाकू बुद्ध का शिष्य कहाँ बना था? 71, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि श्रावस्ती में। बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? 72 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि श्रावस्ती में। आगे है बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? 73, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि कुशीनगर में। डैश का मांस खाने से बुद्ध को उदार विकार हुआ जिससे बुद्ध की मृत्यु हो गई? 74, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि वो सुअर का मांस था। आगे है बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? 75, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि महापरिनिर्वाण। आगे है बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का मार्गदर्शक कौन बना? 76 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि आनंद। अब हम देखेंगे 77, निम्न में से किसका अंतिम वाक्य अप दीपो भव था? क्या है अप दीपो भव? 77, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि गौतम बुद्ध का। आगे है बुद्ध के अस्थि अवशेष को कितने भागों में बांटा गया था? 78, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि टोटल 8 भागों में। आगे है बुद्ध के अस्थि अवशेषों प्राप्त कर उस पर डैश का निर्माण कराया गया था? 79, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि वो 8 स्तूप बने थे। ठीक है, चलिए आगे है 80, कोई भी व्यक्ति डैश की आज्ञा के बिना संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि माता पिता के आदेश के बाद ही होता था। 81, निम्न में से कहाँ बुद्ध के अस्थि अवशेष पर स्तूप का निर्माण नहीं हुआ था? आंसर हो जाएगा बी यानी कि विदेह में। आगे देखते हैं 82, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म की अनुयायी नहीं था? 82 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि उदयन। निम्न में से कौन महात्मा बुद्ध का शिष्य था? 83 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि जीवक, सुनीत और महाकश्यप। निम्न में से कौन स्त्री बौद्ध धर्मानुयायी नहीं था? 84 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि प्रियदर्शना। गौतम बुद्ध के कितने आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि टोटल 4। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? 86 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि बौद्ध। आगे है निम्न में से कौन से अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत आते हैं? 87, इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए डी यानी कि सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम। ये तीनों ही आपके सही दिए गए हैं। आगे है निम्न में से कौन अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत नहीं आता है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि सम्यक ज्ञान। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए एवं जीवन में नैतिक आचरण करने के लिए कितने शील बताए गए हैं? 89, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि टोटल 10। 90, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के 10 शीलों में शामिल है? 90 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि सत्य, अहिंसा और व्यभिचार नहीं करना। 91, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के 10 शीलों में शामिल नहीं है? 91, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि संन्यास। आगे चलते हैं 92, बौद्ध धर्म में दुख के कारणों को डैश कहा गया है? 92, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि प्रतिशतस्य समुत्पाद। आगे है प्रतिशतमुत्पाद में कितने चक्र है? 93, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि टोटल 12। बौद्ध धर्म डैश धर्म है? 90,
4, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि अनीश्वरवादी। बौद्ध धर्मावलंबी किससे विश्वास नहीं करते हैं? 95 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि आत्मा में। आगे चलते हैं 96, निम्न में से किस शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था? 96 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि कनिष्क, अशोक और हर्षवर्धन। आगे है, निम्न में से किस देश में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था? 97, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि श्रीलंका, चीन और तिब्बत में। आगे है, भारत में बौद्ध धर्म की सफलता के कारण क्या थे? 98 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि जनवादी होना, पाली भाषा का प्रयोग और मध्य मार्गी धर्म। 99, निम्न में से किस व्यक्ति का बौद्ध संघ में प्रवेश वर्जित था? 99, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि रेनी, सैनिक और रोगी। आगे 100, निम्न में से कौन बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था? 100, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि चोर, हत्यारा और राजा का सेवक। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्न में से किस शासक ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण दिया था? 101 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि कनिष्क, हर्षवर्धन और पाल शासक ने। आगे है, निम्न में से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? 102, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि नालंदा, उदनपुरी और विक्रमशिला। आगे है, निम्न में से बौद्ध धर्म के पतन का सबसे प्रमुख कारण नहीं था, कारण इसमें नहीं था दिया गया है। 103 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि गरीबी, ये आपका गरीबी। आगे है 104, कुल कितनी बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था? 104, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि टोटल 4। आगे चारों के बारे में आगे देख भी लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? पहले आपको बताना है। तो 105, इसका आंसर हो जाएगा डी इनके 483 ईसा पूर्व में। ठीक है। आगे है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 106, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि वैशाली में। आगे है 107, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? 107, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि महाकश्यप। आगे है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में संपन्न हुआ था? 108, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि अजातशत्रु के काल में। आगे देखते हैं, किस बौद्ध संगति के बाद सूत एवं विनय पिटक का संकलन हुआ था? 109, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि आपके प्रथम वाले में ही। आगे है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? 110, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 383 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? 111 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि वैशाली में। एक मिनट, वैशाली 100, इसमें भी वैशाली थोड़ा गलत है। 106 कभी 142 में दिया गया है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं 112 देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? 112, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि सर्वकामी ने। आगे देखते हैं 113, द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान निम्न में से कौन शासक था? 113 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि कालाशोक। आगे देखते हैं, किस बौद्ध संगति के पश्चात बौद्ध धर्म का स्थविर एवं महासंघिक में विभाजन हुआ था? 114, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि द्वितीय। आगे देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? 115, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 249 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? 116 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि पाटलिपुत्र में। आगे देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? 117 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि मोगलीपुत्र ने। आगे है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में संपन्न हुआ था? 118 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि अशोक। आगे है, अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगति के बाद हुआ था? 119 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि तृतीय। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? 120 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि 95 ईसा पूर्व में। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? 121 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि कुंडलवन में, यानी कि आपका जम्मू कश्मीर में जेके वाला है ये। आगे है, चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 122, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि वसुमित्र ने। आगे देखते हैं 124, चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? 123, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि अश्वघोष घोष। आगे है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में संपन्न हुआ था? एक आंसर है आपका किसके काल में संपन्न हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 124 का सी यानी कि कनिष्क के काल में। आगे है, किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान में विभाजन हुआ था?
125, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि चतुर्थ वाले में। आगे है भारतीय कला में स्तूप, चैत्य एवं विहार का विकास किस धर्म से संबंधित है? 126 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि बौद्ध। 127, सर्वप्रथम किस धर्म में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ था? 127, इसके लिए जाएंगे ए यानी कि बौद्ध धर्म। आगे है त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? 128, इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए डी यानी कि बौद्ध। आगे है निम्न में से कौन सा त्रिपिटक का अंग नहीं है? 129, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि आनंद पिटक। आगे है 130, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध की शिक्षा एवं धर्म उपदेश संकलित हैं? 130 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि सुत्त पिटक। सुत्त पिटक का संकलन किसने करवाया था? 131 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि आनंद ने। आगे है सुत्त पिटक के कितने भाग है? 132, आंसर सी यानी कि आपका टोटल 5। आगे देखते हैं 133, निम्न में से कौन सुत्त पिटक के भाग है? 133 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय और अगुंतर निकाय। आगे है खद्दक निकाय किस पिटक का भाग है? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि सुत्त पिटक का। निम्न में से किस निकाय में बुद्ध के उपदेश, अष्टांगिक मार्ग एवं महापरिनिर्वाण का वर्णन है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि दीर्घ निकाय में। आगे है पहली बार 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है? 136 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि अगुंतर निकाय में। 137, निम्न में से किस निकाय में बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित 549 जातक कहानियाँ का संग्रह है? 137 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि खद्दक निकाय में। आगे है विनय पिटक का संकलन किसने करवाया था? 138 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि उपाली ने। निम्न में से किसमें बौद्ध धर्म के नियमों का संकलन है? 139 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि विनय पिटक में। अब चलेंगे 140, विनय पिटक के कितने भाग हैं? 140 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि टोटल 3। आगे है निम्न में से कौन विनय पिटक का भाग नहीं है? 141 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि मध्यम। आगे है निम्न में से किस पिटक का संकलन प्रश्नोत्तर के रूप में हुआ था? 142 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि आपका अभिधम पिटक। आगे है बौद्ध दर्शन का संकलन किस पिटक में हुआ था? 143 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि अभिधम पिटक। आगे है निम्न में से किसके द्वारा अभिधम पिटक का संकलन कराया था? आंसर हो जाएगा डी यानी कि मोगली पुत्र तिस। जातक कथाओं की कुल संख्या कितनी है? 145, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि टोटल 549। मिलिंद पनो पुस्तक का संबंध किस संप्रदाय से है? 146, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि बौद्ध से। आगे है मिलिंद पनो के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि नागसेन। निम्न में से किस साहित्य में यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध आचार्य नागसेन मध्य के वार्तालाप का वर्णन मिलता है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि मिलिंद पनो से। अब देखते हैं 149, मिनांडर कहाँ का शासक था? इसका आंसर हो जाएगा आपका बैक्टीरिया का। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखित है? 150, आंसर सी यानी कि पाली भाषा में। विशुद्ध मग किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? 151, आंसर ए यानी कि बौद्ध। आगे है विशुद्धि मग के लेखक कौन थे? 152 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि मोगलीपुत्तिश। आगे है निम्न में से किस साहित्य में बौद्ध धर्म के दार्शनिक निचोड़ है? बौद्ध धर्म के धार्मिक दार्शनिक निचोड़ है। 153 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि विशुद्धि मग में। आगे है निदान काठ किस धर्म से संबंधित साहित्य है? निदान काठ। 154, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि बौद्ध से। आगे है निदान काठ के लेखक कौन है? 155 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि बुद्ध घोष। निम्न में से कौन एकमात्र पाली भाषा में गौतम बुद्ध की जीवनी है? 156 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि निदान काठा। यहाँ देखेंगे निदान काठा। आगे है अष्ट कथाएं किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? 157 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि बौद्ध से। आगे देखते हैं 158, त्रिपिटकों पर लिखा गया भाष्य निम्न में से कौन है? 158, आंसर सी यानी कि अष्ट कथाएं। आगे है अभिधम कोश किस धर्म से संबंधित साहित्य है? 159, आंसर बी यानी कि बौद्ध। आगे है निम्न में से कौन अभिधम घोष के लेखक है? 160, आंसर बी यानी कि वसुबंधु। आगे है वसुबंधु। आगे 161, निम्न में से किस साहित्य के काल एवं वर्ष गणना की जानकारी मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि अभिधम कोश। संदर्भ पुंडरीक किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? 162, आंसर बी यानी कि बौद्ध से। आगे संदर्भ पुंडरीक के लेखक कौन है? 163 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि वसुबंधु। आगे है संदर्भ पुंडरीक किस संप्रदाय से संबंधित है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि महायान से। आगे देखते हैं निम्न में से किस साहित्य में भगवान बुद्ध को अमिताभ अर्थात स्वर्ग में बैठने वाला कहा गया है?
165 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि संदर्भ पुंडरिक में। आगे 166 प्रज्ञा पारमिता किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? 166 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि बौद्ध से। आगे देखते हैं 167 प्रज्ञा पारमिता के लेखक कौन है? 167 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि नागार्जुन। निम्न में से किसने शून्यवाद का सिद्धांत दिया है? 168 इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि नागार्जुन ने। आगे देखते हैं निम्न में से किस साहित्य में शून्यवाद का सिद्धांत मिलता है? 169 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि प्रज्ञा पारमिता में। 170 अकुतोमया किस धर्म से संबंधित साहित्य है? 170 इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि बौद्ध से। आगे है निम्न में से कौन अकुतोमाया के लेखक हैं? 171 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि नागार्जुन। आगे है ललित विस्तार किस संप्रदाय से संबंधित है? 172 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि बौद्ध से। आगे है निम्न में से कौन ललित विस्तार के लेखक है? 173 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि वसुमित्र। 174 है निम्न में से किस साहित्य को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? 174 एक आंसर हो जाएगा ललित विस्तार को। आगे है विभाषा सूत्र किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? 175 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि बौद्ध। विभाषा सूत्र के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि वसुमित्र। आगे देखते हैं 177 निम्न में से किस साहित्य का संबंध चतुर्थ बौद्ध संगति से है? 177 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि विभाषा सूत्र से। आगे है सौदारांद ग्रंथ का संबंध किस संप्रदाय से है? इसका आंसर हो जाएगा 178 का सी यानी कि बौद्ध से। आगे है सौंदारांद ग्रंथ के लेखक कौन है? 179 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि अश्व घोष। 180 है निम्न में से किस साहित्य में गौतम बुद्ध के सौतेले भाई के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन मिलता है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि सौदारांद में। देखिए आप एक चीज़ का गौर करेंगे, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपको बहुत ही इसमें अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिले। जैसे ये नाम कभी आपने जब लूसेंट पढ़े होंगे या बहुत सारे बुक पढ़ेंगे सब में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बुक है। अगर आप आज का अगर आप पेपर देखेंगे, कल का पेपर कटिंग आप लोगों ने देखा होगा, उसमें ये लिखा था पीपीएससी के बारे में कि इसके एग्ज़ाम जो है वो अब कठिन लेवल के आएंगे और जितने भी पीसीएस होते हैं उससे थोड़ा कठिन किया जाएगा। आपने सबने पेपर पढ़ा होगा तो आप उसमें देखा भी होगा। और ये भी कहा गया है कि बहुत सारे जो इसके एग्ज़ाम है आपको जो है अलग अलग जैसे सेंटर पे अलग अलग क्वेश्चन छपाए जाएंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आप ये जानिएगा कि पटना में एग्ज़ाम है तो पटना में एग्ज़ाम छपेगा। आप देखेंगे कि एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो तो हर एक ज़िला में दिया जाएगा, ये सही है। लेकिन इसके बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे क्वेश्चन छपेंगे, वहाँ से क्वेश्चन छपने के बाद आपको जहाँ जहाँ आपका सेंटर वहाँ दिया जाएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन का पेपर अलग होगा, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन वो अलग होंगे। इस तरीके से पूरा पेपर में बजाते दिया गया है कि ऐसे ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं 17वीं बीपीएससी में। इस कारण से जो आप पहले कब जो क्वेश्चन पढ़ते थे सिंपल आपने लूसेंट उठाया, उसमें बौद्ध के बारे में थोड़ा सा दिया है कि पहला संगति का हुआ, दूसरा का हुआ, तीसरा का हुआ, आपने दे दिया। अब हो गया। अब आयोग ने डायरेक्ट कहा कि इस टाइप से अब क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको थोड़ा अलग पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हार्ड हो जाएगा। इस कारण से ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने भी जब ये कंटेंट देखेंगे आपको ये पता चलेगा। आपने कभी ऐसा सुना है तो आप मुझे बताइएगा कि सौदारंद के बारे में आपने कभी पढ़ा है कि बौद्ध के जो सौतेले भाई थे उन्होंने कभी ग्रहण किया? ऐसा कभी मिला नहीं आपको उसमें? नहीं। हाँ, ये दिया गया है लूसेंट में कि उनके भाई ये हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म में ग्रहण करने के वर्णन है, ये है। लेकिन उसके बुक के बारे में, ये बुक के बारे में आपको नहीं मिलेगा। आप लूसेंट उठा के देखिए, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो इस बुक में दिए गए हैं वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। जब आप एक से दो बार इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं, अगर एग्जाम में आ जाता है तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, इस कारण से बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर ही कराऊंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 181 बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि अश्वघोष घोष। आगे निम्न में से किससे बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है? 182 आंसर सी यानी कि बुद्ध चरित्र को। आगे है दीपवंश किस धर्म से संबंधित साहित्य है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि बौद्ध धर्म से। आगे है निम्न में से कौन श्रीलंका का बौद्ध साहित्य का इतिहास है? 184 आंसर डी यानी कि दीपवंश। 185 महावंश किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है? 185 आंसर सी यानी कि बौद्ध से। आगे देखते हैं क्वेश्चन 186 महावंश के लेखक कौन है? 186 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि भदंत महानामा। 187 निम्न में से किस ग्रंथ में उज्जैन के वायसराय संबंधी जानकारी मिलती है? 187 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि महावंश से।
आगे देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगति की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? 188 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि महावंश से। 189 ग्रंथ वंशनपथ कासिनी नामक टीका किस साहित्य पर लिखी गई है? 189 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि महावंश। 190 दिव्यावदान किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? 190 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि बौद्ध से ये आपका संबंधित है। आगे देखते हैं 191 निम्न में से कौन बौद्ध ग्रंथ नेपाली साहित्य है? 191 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि दिव्यावदान। आगे है दिव्यावदान में कितने भाग हैं? 192 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि टोटल 2 भाग हैं। आगे है दिव्यावदान का भाग निम्न में से कौन है? 193 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि बी यानी कि अशोक वदान और कुणाल वदान। आगे है 194 गौतम बुद्ध की मूल शिक्षा एवं उपदेश में विश्वास करने वाले बौद्ध भिक्षु क्या कहलाते हैं? 194 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि स्थिविर। आगे देखते हैं 195 परिवर्तन चाहने वाले बौद्ध भिक्षुओं को डैश कहा गया है? 195 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि महासांघिक। स्थिविर संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? 196 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि महाकच्चयान। 197 महासांघिक संप्रदाय का प्रवर्तन कौन है? 197 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि महाकश्यप। आगे है भारत में स्थिविर संप्रदाय की समाप्ति पर किस संप्रदाय का विकास हुआ था? तो 198 के लिए जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि श्रावस्तिवाद। ठीक है। आगे है 199 हीनयान मूलतः डैश का संघ था? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि स्थिविर का। 200 आपका महायान डैश का संघ था? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि महासंघ। आगे है निम्न में से किस में हीनयान विश्वास करते हैं? 201 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और 10 सील में। आगे है हीनयान संप्रदाय का आदर्श क्या है? 202 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि अर्थ। आगे है हीनयान के अनुसार बौद्ध मानव थे डैश और विरोध करते थे? 203 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि मूर्ति पूजा। आगे है अर्थ वह है जो केवल अपने डैश प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है? 204 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि निर्वाण। आगे देखते हैं 205 डैश में ही बुद्ध को देवता माना गया तथा मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई है? 205 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि महायान। आगे है महायान संप्रदाय के साहित्य की भाषा क्या थी? 206 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि संस्कृत। आगे देखते हैं 207 किस संप्रदाय में बुद्ध को बोधिसत्व कहा गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि महायान। 208 है बुद्ध ने डैश में अपने 5 शिष्यों के सहयोग से बौद्ध संघ की स्थापना की थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका सारनाथ में। आगे है बौद्ध संघ डैश प्रणाली पर आधारित है? 209 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि जनतांत्रिक। 210 है बौद्ध संघ में प्रवेश हेतु किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितने वर्ष अनिवार्य थी? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि टोटल 15। ठीक है। तो आज ये चैप्टर यहीं तक रहने दीजिए। इसके जो अगला वीडियो आएगा इसमें आपको अगले चैप्टर इसका आपको करा दिया जाएगा। जो इम्पोर्टेंट होगा अब हम लोग मिडिवल चलेंगे और मॉडर्न चलेंगे। जो इम्पोर्टेंट होगा हम लोग उसी चैप्टर को देखेंगे ताकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया, क्योंकि इसको रिवीजन भी करना है। एक बार देखने से नहीं होगा, आपको रिवीजन भी करना होगा। और आयोग ने बता दिया है आज के पेपर कटिंग में ही कि इस बार का जो क्वेश्चन होगा आपको थोड़ा वो हार्ड लेवल का दिखेगा, बाकी जितने भी पीसीएस होते हैं उसका लेवल भी उससे ऊँचा होगा। तो आप इसी को मान कर रखिए कि जो पहले आप लुसेंट पढ़ते थे उससे नहीं होगा, अब आपको एनसीईआरटी की ओर जाना पड़ेगा, आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ने होंगे। साथ ही साथ इस टाइप के जो मैं आपको करा रहा हूँ प्रैक्टिस आपको ये करने होंगे। अगर मैं ये प्रैक्टिस सेट क्यों करवाता है, मैं भी जानता हूँ कि इसने इजी क्वेश्चन पूछेगा, चाहे मॉडरेट हुआ है तो बाकी से चल जाएगा, लेकिन इस बार आयोग ने कहा है कि आपको क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना होगा। आपके एग्ज़ाम होंगे जो थोड़ा टफ होंगे, तो जब टफ की बात आती है तो भैया आपको तो कुछ अलग से करना ही पड़ेगा। आप पुराने वाले रास्ते पर नहीं जा सकते, आपको नया रास्ता चुनना पड़ेगा। दिशा एक ही है कि हाँ आपको इस दिशा में जाना है, पर जो इसका रास्ते हैं वो थोड़ा अलग हो सकते हैं, क्योंकि आपको अलग अलग बुक से कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। हाँ, पढ़ने के बाद आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। और जो जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं इसका PDF जो है या बहुत सारी चीज़ें होता है जो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर ही अपडेट करता हूँ। इसका सब जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।